हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मिनी मॉक टेस्ट नंबर 5, जो कि आपके बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए, बिहार एसआई अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही स्पेशल होगा ये मॉक टेस्ट। इससे पहले जो है 4 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके बिहार दरोगा एसआई एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ओके, ताकि आपका रिवीजन जितना अच्छे तरीके से हो सके इस मिनी मॉक टेस्ट के माध्यम से आपका एग्ज़ाम का तैयारी और उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ओके, तो ये वीडियो जो है आप देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, सारे सीरीज देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इसमें कवर किए गए हैं। आपका दरोगा का तैयारी जो है वह बेहतर हो जाएगा। ओके, और इस वीडियो से संबंधित जो है माई एग्ज़ाम हब पे टेलीग्राम चैनल है, और इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो माई एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो आपकी जो है बाद में आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आज के इस मिनी मॉक टेस्ट नंबर 5 में। ओके, और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख सके, जो भी बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। मुलिंगला दर्रा जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है, मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको। सिक्किम में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, लद्दाख में, बताना है आपको। शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन आपको जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सारे जो कि एग्जाम के पॉइंट, बिहार दरोगा स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सिलेक्ट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं सारे। मुलिंगला दर्रा जो है वो कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखना आपको, उत्तराखंड में है मुलिंगला दर्रा। और उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है, उत्तराखंड में है कौन कौन सा दर्रा बता सकते हैं आप। मना दर्रा है, कौन सा है, मना दर्रा जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। ओके, और नीति दर्रा भी है, ये भी ध्यान रखना, आप नोट कर सकते हैं। नीति दर्रा जो है ये भी है कहाँ पे, उत्तराखंड में। मना दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंगला दर्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट कहाँ हैं, उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है टोन्स। टोन्स जो है किस नदी की सहायक नदी है, टोन्स किसकी सहायक नदी है, तो ये है यमुना की सहायक नदी है। याद रखना आपको, टोन्स जो है यमुना की सहायक नदी है। और जो है यमुना के अन्य सहायक नदी कौन कौन सा है, चंबल है। चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। चंबल है, बेतवा है, चंबल, बेतवा, केन, ये सब जो है आप नोट कर सकते हैं कि ये सब भी जो है यमुना की सहायक नदी है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोन्स नदी जो है किसकी सहायक नदी है, यमुना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुग्ध जलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, दुग्ध धारा जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है, ये बताना है आपको। तो यह है नर्मदा नदी पर। किस पे, नर्मदा नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुग्ध जलधारा जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है, ध्यान रखना है इस बारे में आपको। और दुग्ध धारा, कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात, ये सारे कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है स्थित। और कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर, ये भी आपको ध्यान रखना। दुग्ध धारा है एक, आप नोट कर सकते हैं, कपिल धारा, कपिल धारा, ओके, और धुआंधार, धुआंधार जो है, धुआंधार जलप्रपात, ये सारे कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है, किस लौह अयस्क में जो है लोहे का अंश सर्वाधिक होता है, ये बताना है आपको। तो ये होता है किसमें, ये होता है मैग्नेटाइट में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैग्नेटाइट में जो है लौह अयस्क का लोहे का अंश जो है वो सर्वाधिक होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैग्नेटाइट में ये जो है, मैग्नेटाइट ये उच्चतम कोटि का जो है, उत्तम कोटि का अयस्क, और इसमें जो है लगभग 70% अंश पाया जाता है। कितना, 70% अंश पाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और हेमेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, ये भी जो है ये सारे लोहे के अयस्क हैं, सारे इंपॉर्टेंट अयस्क हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन, तो ये करता है राजस्थान। राजस्थान में जो है भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है भेड़ और ऊँट के जो है पालन बाकी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक किया जाता है, इसलिए जो है यहाँ पे
राजस्थान में जो है क्या कहते हैं ऊन का उत्पादन जो है वह सर्वाधिक होता है इसकी और किसी भी राज्य के तुलना में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अच्छे अच्छे किस्म के ऊन जो है यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे नस्ल के जो है भेड़ पाले जाते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया? ये किस अभिलेख में कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बताना है आपको। तो ये है भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक जो है वो स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और ये भाब्रू अभिलेख कहाँ है? ये राजस्थान के जयपुर में है। कहाँ पे है? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित है ये भाब्रू अभिलेख, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है पाली भाषा में लिखा गया है। ये अभिलेख जो है पाली भाषा में लिखा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे है? स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया? भाब्रू। और भाब्रू अभिलेख कहाँ है? राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में है। जयपुर जिले के विराटनगर में और पाली लैंग्वेज में ये लिखा गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है दशावतारा मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ गुप्त काल में। दशावतारा मंदिर का निर्माण जो ये गुप्त काल में हुआ। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? दशावतार मंदिर जो ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे है? ये गुप्त काल में। और ये दशावतार मंदिर जो है ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। दशावतार मंदिर गुप्त काल में निर्माण हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक थे जो इन शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया बेगम, बलबन और इनमें से कोई नहीं। कौन थे वो जो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इन दिए गए ऑप्शन में से इसके द्वारा किसी के द्वारा भी जो है दिल्ली सल्तनत में शुद्ध अरबी सिक्के नहीं चलाए गए थे। तो किसके द्वारा चलाए गए थे? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। इल्तुतमिश के द्वारा जो है दिल्ली में जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे, जिसे जो है चांदी का टंका तथा चांदी का टंका कहा जाता था और तांबे का जो है जीतल कहा जाता था। ये जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है कब? लगभग 1912 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन का अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको पता होगा पृथ्वी का लगभग 70% भाग जो है वो वाटर है और 30% भाग जो है लगभग 30% भाग जो है वो लैंड मास है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे ज़मीन है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नागार्जुन सागर परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कृष्णा नदी पर स्थित है और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना आपको कि पूछ देगा कि नागार्जुन परियोजना किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। और ये परियोजना जो है किसके लिए लगाया गया? सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन से संबंधित है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कृष्णा नदी पर और कौन कौन से परियोजना है? कृष्णा नदी पर अलमाटी परियोजना है, एक याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अलमाटी परियोजना पूछा जाएगा, वो भी कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है। और श्रीशैलम परियोजना जो है ये कहाँ है? ये भी जो है कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर स्थित है। याद रखना, अलमाटी परियोजना, श्रीशैलम परियोजना और नागार्जुन सागर परियोजना तीनों जो है कहाँ पे हैं? कृष्णा नदी पर। और नागार्जुन सागर परियोजना ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ओके, उम्मीद करते हैं इतने सारे फैक्ट जो आपको पता चल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है किस राज्य में अवस्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। याद रखना आपको, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इस पार्क में जो है भालू और हिम तेंदुए वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क के बारे में ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नेशनल पार्क में, उत्तराखंड में भी है बहुत सारे नेशनल पार्क। ध्यान रखना सारे नेशनल पार्क आपको। ओके, रट लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध पर गठित पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो ये 2007 ईस्वी में किया गया था। पुंछी आयोग का गठन जो है ये 2007 ईस्वी में किया था, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना, ये अपना रिपोर्ट जो है ये कब सौंपा था? 2010 ईस्वी में। दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है और ध्यान रखना है आपको। जब पूछा जाएगा पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2007, लेकिन पूछा जाएगा कि किस वर्ष जो है अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया पुंछी आयोग ने, तो आंसर हो जाएगा 2010 ईस्वी। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 1969 से संबंधित कुछ रिपोर्ट आपको बताते हैं, जैसे कि प्रशासनिक सुधार आयोग जो है कब आया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ये जो है 1969 ईस्वी में हुआ था। और राजमन्नार आयोग जो है ये भी कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। और सरकारिया कमीशन जो है 1983 जो है ये सरकारिया कमीशन से संबंधित है। सरकारिया कमीशन इंपॉर्टेंट ईस्वी है, याद रखना। सरकारिया कमीशन 1983, 1969 में राजमन्नार आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग। और पुंछी आयोग का गठन कब हुआ? तो 2007 ईस्वी में। जब पूछा जाएगा रिपोर्ट कब सौंपा तो 2010 ईस्वी में। ये बात सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ध्यान रखना आपको। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो ये करता है अनुच्छेद किसके तहत? आंसर आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करता अनुच्छेद 155 के तहत। कब करता? अनुच्छेद 155 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ओके, और राज्यपाल जो है अनुच्छेद 159 के तहत जो है अपना शपथ ग्रहण लेता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? आसान सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है आपको। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य किसके द्वारा किया जाता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? ये किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह ध्यान रखना आपको, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये लोकसभा और राज्यसभा की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और लोकसभा अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 118 के अंतर्गत 18(4) के अंतर्गत करता है। अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत जो है ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? कितने दिनों के बाद जो है, यदि राष्ट्रपति जो जब संसद का सत्र जिस टाइम नहीं चल रहा होता उस टाइम जो है राष्ट्रपति एक अध्यादेश या एक ऑर्डिनेंस जो है एक कानून बना सकता है। राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है, लेकिन वह जब सत्र आरंभ होता है, जब सदन का सत्र आरंभ होता है तो कितने दिन के भीतर जो है इसको पारित किया जाना आवश्यक है, उस ऑर्डिनेंस को, उस कानून को, ये बताना है आपको। क्वेश्चन का मतलब ये है, तो ये हो जाएगा आपको 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंतर्गत जो है जो भी कानून राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया था, अध्यादेश जारी किया गया था, उसको जो है 6 सप्ताह के अंतर्गत जो है ये पारित करना ही पड़ेगा, पास करना ही पड़ेगा, अन्यथा जो है ये बिल जो है अमान्य हो जाएगा। ओके, और संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति ये अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद या 133 ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जो है वो कितना है? 123, 133 नहीं, सॉरी 123, 1 2 3। अनुच्छेद 123 जो है ये शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को कि वो अध्यादेश जारी करे, और ये अध्यादेश जो है जारी होने के बाद 6 सप्ताह के बाद में जो है अंदर पारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार की संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? फेडरल सिस्टम जो है भारत सरकार की जो संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम जो है किस देश के संविधान से लिया गया, ये बताना है आपको। तो ये लिया गया कहाँ से? कनाडा से। याद रखना आपको, कनाडा से लिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आयरलैंड से क्या लिया गया? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारत में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरुआत की गई थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान द्वारा गठित संचालन समिति अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे?
संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे और नियम समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो याद रखना आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद कर लेना है ये क्वेश्चन और समझ के आपको पढ़ना है। और तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि संविधान का जो संशोधन है किस संशोधन के अंतर्गत जो है ये शामिल किया गया कि मंत्रिपरिषद में जो है जो भी मंत्रिमंडल बनता है कैबिनेट मिनिस्टर का, उसमें जो है मंत्रियों की संख्या जो है वो प्रधानमंत्री को शामिल करके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए कुल संख्या का। तो ये किया गया था 91 संविधान संशोधन, 91st संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना। और ये कब हुआ था? 2003 ईस्वी में हुआ था। 2003 ईस्वी में जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी के अंतर्गत जो है ये हुआ था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहला बार जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है ये 2010 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था। और 18 अप्रैल को यह एक डेट आप याद रख सकते हैं, 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जा सकता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप याद रख सकते हैं। और पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पहली बार 2010 ईस्वी में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह सरोद से। किससे है? सरोद से। ध्यान रखना आपको, अमजद अली खान का संबंध जो है वह सरोद वादन से है। और सरोद वादन से संबंधित और भी कुछ एक दो नाम आपको बताते हैं। तो सरोद से संबंधित कौन कौन है? अली अकबर खान आप याद रख सकते हैं। अली अकबर खान जो है ये सरोद वादक से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। और अलाउद्दीन खान ये भी जो है सरोद वादक से संबंधित है। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वर्णिम पैगोडा किस देश को कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा जो है ये किस देश को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है म्यांमार को। म्यांमार को जो है ये स्वर्णिम पैगोडा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अदर इस ऑप्शन से संबंधित अदर फैक्ट आपको बताते हैं। और श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती। क्या कहा जाता है? पूर्व का मोती इसको कहा जाता है। किसको? श्रीलंका को। और भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्या जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है कहा जाता है। किसको? भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये कहा जाता है। ओके। और एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। चीन को जो कहा जाता है क्या? एशिया का मरीज। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये सारे फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। स्वर्णिम पैगोडा कहाँ है? म्यांमार में कहा जाता है, म्यांमार देश को। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 6 बैंक का किया गया था। याद रखता है, 6 बैंक और 6ठी पंचवर्षीय योजना। इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में किया गया था और 6ठी पंचवर्षीय योजना किया गया था। 6 याद हो जाएगा आपको आसानी से। और सबसे पहले 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यह किया गया था 1969 में। कब किया गया था? 1969, 1969 में 14 बैंकों का। और 6 बैंकों का पूछा जाएगा तो 1980 ईस्वी में। और 6 है तो 6ठी पंचवर्षीय योजना। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? योजना आयोग का गठन जो है भारत में किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था किसके सिफारिश पे? तो केसी नियोगी के सिफारिश पे। केसी नियोगी समिति के सिफारिश पे जो है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। और ये कब किया गया था सिफारिश? तो ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को जो है ये किया गया था योजना आयोग का गठन। और बाद में जो है 2015 में जो है मोदी सरकार जब आए तो इसको जो है चेंज कर दिया गया। किसमें? नीति आयोग में चेंज कर दिया गया योजना आयोग को। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तब से अभी तक जो है नीति आयोग अब चल रहा है, योजना आयोग समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है इनमें से उपयुक्त सभी।
सेवा कर, सीमा कर, बिक्री कर, ये सारे जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और प्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन कौन है? आयकर हैं, जो हम भरते हैं आयकर हैं, निगम कर हैं, निगम कर हैं, ये सारे जो है संपत्ति कर वगैरह हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये सारे जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। और अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है सेवा कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर, ये सारे अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? मॉन्ट्रियल समझौता जो है ये 1987 में किया गया था, ध्यान रखना आपको, 1987 में किया गया था। ओजोन परत का जो है क्षरण होने के कारण जो है ये जो है समझौता किया गया था। ओजोन परत नष्ट हो रहा है, उसको किस तरह से संरक्षण किया जाए, तो ये किया गया था। और मॉन्ट्रियल समझौता कब किया गया था? 1987 में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। बहुत सारे देश जो है इस उद्देश्य से आए थे, एक साथ आए थे कि ओजोन परत को जो है वो बचा के रखना है, उसको क्षरण होने से बचाना है, क्योंकि ओजोन परत वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो अल्ट्रावायलेट किरण है उसको वो रोक के रखता है पृथ्वी पे आने से। तो इस कारण जो है बहुत सारे देश एक साथ आए और मॉन्ट्रियल समझौता पर जो है हस्ताक्षर किया 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड जो ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। बाकी मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे जो हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कौन सा हो गया? मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारे जो हैं ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। वाटर वेपर हो गया, ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? जैव मंडलीय क्षेत्र सिमलीपाल जो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहला जो है जैव मंडलीय क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र कौन सा था? नीलगिरी था। कौन सा था? नीलगिरी, जो कि कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आसाम में भी एक जैव मंडलीय क्षेत्र है, कौन सा है वो? मानस है। कौन सा है? मानस। मानस जो है वो जैव मंडलीय क्षेत्र है। और उत्तराखंड में नंदा देवी, याद रख सकते हैं आप, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में एक जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी जो है, रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है, रिमोट सेंसिंग, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है हैदराबाद में, हैदराबाद में, इस बात का आपको ध्यान रखना। और इसका स्थापना जो है 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में जो है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का जो है स्थापना किया गया था, और 1974 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा विद्युत धारिता। विद्युत धारिता जो एक सदिश राशि नहीं है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और विद्युत धारिता जो एक अदिश राशि है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? फेराड होता है। एसआई मात्रक जो है इसका फेराड होता है, किसका? सदिश राशि का। बाकी तीनों जो है सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? ये घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? जब दो समतल दर्पण जो है वो आमने सामने रखा जाए, इसके बीच में जो है एक वस्तु रखा जाए, तो दोनों समतल दर्पणों के बीच में जो है कितने प्रतिबिंब की संख्या बनती है? तो ये हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही जगह, अनंत प्रतिबिंब की बनती है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्धनता मतलब जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस रोग, जो किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता था? कलर ब्लाइंडनेस जो इनमें से किसी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। ओके, क्योंकि ये जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक जन्मजात बीमारी है। ओके, आनुवांशिक रोग है ये, इसलिए जो है इसको किसी के द्वारा जो है ठीक नहीं किया जा सकता। इनमें से किसी का प्रयोग करके ठीक नहीं किया जा सकता। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? अमीबा में जो है किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो ये विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विखंडन पाया जाता है, ध्यान रखना आपको अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वथनांक और गलनांक बिंदु पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा याद कर लेना है आपको कि नमक मिलाने पर जो है पानी में उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और गलनांक जो है वो घट जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो कौन सी घटना जो केवल प्रकाश में होती है ध्वनि में नहीं होती है? कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है ध्वनि में नहीं? ये है ध्रुवन, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं। ध्वनि जो ध्रुवन जो है वो सिर्फ प्रकाश में होता है, अनुप्रस्थ तरंगे है ये, और बाकी सारे घटनाएं जो हैं वो ध्वनि और प्रकाश दोनों में होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम जो ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो ये जोसेफ फ्रॉस्ट के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जोसेफ फ्रॉस्ट के द्वारा जो है स्थिर अनुपात का नियम दिया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अखबार पत्रिका में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया गया था? किस अखबार या पत्रिका में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया गया था? तो ये था पायनियर। पायनियर के में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो के द्वारा जो है ये समर्थन किया गया था अखबार पत्रिका पायनियर में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। लॉर्ड लिटन के काल में जो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो ये पारित किया गया था। ध्यान रखना है आपको, ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है इसको हटा दिया गया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में यदि पूछा जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब रिमूव किया गया, कब हटाया गया, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और लगाया गया कब? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 ईस्वी में। ध्यान रखना है, पायनियर पत्रिका में जो है इसका समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ था? तो ये हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। कब हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो है घटना हुआ था। ये हुआ था 1775 से लेके 1782 के बीच में, ओके। और इस टाइम गवर्नर कौन थे? तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर जो थे ये जहांगीर के दरबार में जो है प्रमुख जो है चित्रकार थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर, ओके। और अबुल हसन भी याद रखना है आपको। क्या? अबुल हसन, ये भी बहुत ही फेमस चित्रकार थे उस टाइम के, अबुल हसन, जो कि जहांगीर के दरबार में थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे माधवाचार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, बहुत सारे सेट में पूछा जाएगा आपको। द्वैतवाद सिद्धांत का जो है प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे माधवाचार्य, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और द्वैतवाद का याद रखना है, निम्बकाचार्य द्वैतवाद, और शंकराचार्य हो गया अद्वैतवाद। शंकराचार्य जो हो गया ये अद्वैतवाद का जो है सिद्धांत का प्रतिपादक है, और द्वैतवाद का जो है शंकराचार्य है, ओके। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीवान ए कोई विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान ए कोई विभाग की स्थापना जो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दीवान ए कोई मतलब कि विभाग का स्थापना किया गया था। और कृषि से संबंधित था ये। किससे था? कृषि से संबंधित विभाग था ये दीवान ए कोई। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध जो है कितने ईस्वी में हुआ था? ये हुआ था 1194 ईस्वी में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। याद रखना आपको, चंदावर का युद्ध हुआ था। और 1191 ईस्वी में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाएगा तो कब हुआ था? 1191 में। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था ये 1192 ईस्वी में। ये सारे फैक्ट भी जो है आप ध्यान में रख सकते हैं, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहार वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? लोहार वंश का संस्थापक कौन था? ये था संग्राम राज। संग्राम राज तो जो था वो लोहार वंश का संस्थापक था। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहार वंश, संग्राम राज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो किसके द्वारा बताया गया था? तो ये तारानाथ के द्वारा बताया गया था बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता, ओके। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार जो है मौर्य वंश का राजा बना था। इस बात का आपको ध्यान रखना। और बिंदुसार के बाद जो है अशोक जो है वो अपना सत्ता संभाला था मौर्य वंश का। ये भी फैक्ट जो है आपको ध्यान रखना, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिकाएं या उत्तक मृत को क्या कहते हैं? कोशिका यहाँ हो जाएगा। किसी जीवित शरीर के भीतर जो है कोशिका या उत्तक हो जाएगा। यहाँ कोशिका हो जाएगा। कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? यदि जीवित शरीर के भीतर कोई कोशिका या उत्तक जो वो मर जाता है, मृत हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। याद रखना आपको, नेक्रोसिस कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष
में लिंग गुण सूत्रों को जोड़ी को दर्शाता है? कौन सा जो है पुरुष के लिंग गुण सूत्रों के जोड़ी को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है XY। XY दर्शाता है पुरुष के गुण सूत्रों को, लिंग के गुण सूत्रों को, और XX जो है ये महिला के लिंग के गुण सूत्रों को दर्शाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मानव में कुल जो है 46 गुण सूत्र होते हैं। ओके, याद रखना आपको 46 गुण सूत्र होते हैं और 23 जोड़ी जिसको बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? प्रकाशीय ऊर्जा जो है ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश जो है वो किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो है ये अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण जो है ये नहीं है। बाकी पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, ये सारे जो है रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, वो सारे रिन्यूएबल एनर्जी के कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो कौन सा स्तनपायी नहीं है? ये है शार्क। शार्क जो है ये एक तरह स्तनधारी जीव नहीं है। बाकी चूहा, चमगादड़, ये सारे जो हैं स्तनधारी जीव हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। शार्क जो है ये मत्स्य कैटेगरी में आते हैं। किसमें? मत्स्य वर्ग में आते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और स्तनपायी में इंपॉर्टेंट उदाहरण याद रखना आपको, चमगादड़। चमगादड़ जो है ये एक स्तनपायी जीव है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थे मिनी मॉक टेस्ट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कितना क्वेश्चन जो है आपका सही हुआ इस सेट में, मिनी मॉक टेस्ट में। इससे पहले जो है 4 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं, और ऐसे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपके लिए यूजफुल रहा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, तो देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।